हमें स्टॉक मार्केट को अप्रोच कैसे करना चाहिए? एज अ बिजनेसमैन रखनी है, नॉट एज अ गैम्बलर। एफएनओ क्या होते हैं? उसमें एक फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका सौदा कट जाता है। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे हैं, बट इनमें से हम कौन सा चूज करें? स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, और एक फोर्थ आप कर सकते हो कि में आ जाओ। क्या म्यूचुअल फंड हमें अमीर बना सकता है? कि अगर आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें पर मंथ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, विल बी अराउंड रुपीज। आज हमारे साथ हैं एक यंगस्टर वरदान शर्मा, जो 18 ईयर्स ओल्ड हैं और ये स्टॉक मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं। इनके काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि इनके क्वेश्चंस का आंसर आप भी समझ लें और हो सकता है आपके भी ये सारे क्वेश्चंस हो। तो आइए मिलते हैं वरदान शर्मा से। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम वरदान शर्मा है। मैं अभी रिसेंटली 18 ईयर्स का हुआ था, तो मेरे को इंटरेस्ट आया इन्वेस्टिंग में कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल वरदान, मेरे को खुशी है कि आप जैसे नौजवान 18 ईयर ओल्ड आए हैं और आप लोग अवेयर हैं कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के बारे में आप सोचते हैं। जब हम 18 ईयर्स के थे तो हमें इन्वेस्टिंग का आई भी नहीं पता था। तो मैं यूट्यूब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूट्यूब ने बहुत अवेयरनेस फैलाई है, और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्टॉक मार्केट को अप्रोच कैसे करना चाहिए? क्या हमें म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कोई और तरीका है? तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो अप्रोच हमें रखनी है वो एज अ बिजनेसमैन रखनी है, नॉट एज अ गैम्बलर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको रिच बनना है तो आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है, एज अ इन्वेस्टर सोचना है, नॉट एज अ गैम्बलर कि आप थोड़े से पैसे लाए, आप सोचें कि मैं 2 4 5 लाख लाऊं और उस 5 लाख से 50 लाख बन जाए। ऐसी अप्रोच नहीं रखनी है। 5 लाख से आपके 10-15% तक बन सकते हैं, 20% बन सकते हैं पर ईयर, और इस अप्रोच से आपको स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो गैम्बलर अप्रोच क्या होती है? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक के 4 रुपए नहीं हो सकते। 1 लाख रुपए लाओगे, आप सोचोगे 6 महीने में 5 लाख रुपए हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप बिजनेस करते हो तो आप उसमें प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप उसमें वर्किंग कैपिटल लगाते हो, आप उसमें एम्प्लॉयज रखते हो, फिर जो आपका टोटल कैपिटल होता है उस पे आप 15 या 20% ही कमा पाते हो। इसमें भी आपको ऐसे ही कमाने का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1-2 लाख लाओगे और आप सोचोगे इससे मेरे 20 लाख बन जाएं, तो वो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो ये गैम्बलर्स अप्रोच जो है वो ठीक नहीं होती। तो ट्रेडिंग का क्या मेरी एज के लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि अनरीजनेबल रिटर्न्स जो हैं वो तो लॉजिकल है नहीं कि डबल या ट्रिपल हम हर 6 महीने में कर लें। तो आप लोगों को एक मिनिमम कैपिटल से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप सीख लो कि इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। आप सोचोगे मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, पर क्योंकि मगर अगर मैं आपको कहूंगा कि आप ट्रेडिंग ना करो तो आपका जो ब्रेन है वो मानेगा नहीं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, तभी आपको लगेगा कि हाँ मुझे इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। बाकी ट्रेडिंग आपके नेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं या आपका ब्रेन कुछ फास्ट चाहता है, तो आप पेशेंस जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, शायद उसमें ना खरे उतर पाए। तो उस केस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग करना और उसमें सक्सेसफुल होना बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल कर सकते हैं, जो कि फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करना चाहिए। और बिग वेल्थ बनाने के लिए आपको इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। तो एफएनओ क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे गेन्स हैं, क्यों उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं? वेरी गुड। ट्रेडिंग जो होती है उसी का एक पार्ट होता है एफएनओ। एफएनओ में एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। एफएनओ का मतलब ही होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो उसमें एक फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका सौदा कट जाता है।
तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बन सकता, तो इस फ्यूचर एंड ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ विनिंग और भी कम है। अब आप समझें ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों बने थे। ये सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स में डिप्लॉय हुआ था। तो उसमें एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं, वो जब खेती करते हैं तो उनकी खेती का एक उनको डर लगता था कि हमारा एक मिनिमम प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उसमें उसको यूज करते थे कि मैं इसमें फ्यूचर में सेल कर दूं। पर लेटर ऑन इस एफएनओ को निफ्टी में और स्टॉक मार्केट में ले आए फॉर हेजिंग पर्पसेस। पर वो इंस्टेड ऑफ ए हेजिंग टूल इसको लोग ट्रेड करने लगे और स्पेकुलेट करने लगे। तो ये तो प्योर स्पेकुलेशन है। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में 1 लाख से 10 लाख का माल ले लेते हैं और उस 10 लाख से अगर आपका 10% भी लॉस हुआ तो आपका 1 लाख पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत ही कम लोगों को करना चाहिए और जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर ना बन जाएं तब तक इसको आपको नहीं टच करना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। चलिए अब इन्वेस्टिंग पे आते हैं। क्या मुझे डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक्स खरीदने चाहिए या मेरे को म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये बात ऐसी है कि अगर आपको नॉलेज है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक्स की, तब आपको डीमैट खोल के उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर अगर आपकी एज के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया है वेल्थ बनाने के लिए। इसमें आप मतलब स्मॉलर अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद स्पेसिफिक इंटरवल्स, जिसे एसआईपी कहते हैं, और उससे आप वेल्थ बना सकते हो। स्टॉक्स में जाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, करेज चाहिए और साथ में जो उसकी वोलेटिलिटी है उसको झेलने का भी एक एटीट्यूड चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी एज वाले जितने लोग हैं वो पहले म्यूचुअल फंड्स में जाएं, फिर वो धीरे धीरे स्टॉक्स को लर्न करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे हैं, जैसे थीमेटिक, पावर सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। बट इनमें से हम कौन सा चूज़ करें? वेरी ट्रू, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं और इस ज़माने में तो उनको सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब बेसिक पॉइंट आप बस ये कर सकते हो कि 3 कैटेगरी में आप फंड्स सिलेक्ट कर सकते हो, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, और एक फोर्थ आप कर सकते हो कि इंडेक्स फंड में आ जाओ। अब इन 4 फंड्स में जो आपको देखने का पॉइंट है वो है, एक तो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से लें, आप उसमें डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान ना लें। उससे आपकी थोड़ी कमीशन बच जाती है। रेगुलर प्लान वो होता है जिसमें जो आपको एजेंट देने बेचने वाला होता है म्यूचुअल फंड, उसकी कमीशन होती है। और सेकंड, आप म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो देख लें। तो जो इंडेक्स फंड है उसके एक्सपेंस रेशियो तो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वो इंडेक्स को इमिटेट करता है। और बाकी ये म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपेंस रेशियो है, ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, आप मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं। और उस कैटेगरी में जितना मिनिमम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड हो वो आप ले सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए? लमसम में एक्चुअली आपको ना मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लमसम गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको हो सकता है 4, 5 या 10 साल तक भी उसका अच्छा रिटर्न ना मिले। तो अमेच्योर्स को, जैसे आप यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को एसआईपी करनी चाहिए और उसमें इन द लॉन्ग रन अच्छा रिटर्न बन जाता है। क्या हम म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने? और क्या म्यूचुअल फंड हमें अमीर बना सकता है? म्यूचुअल फंड से हम अराउंड अबाउट 15-20% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अमीर बनने की बात है तो अगर आप फॉर लॉन्ग टाइम आप एस उसमें करते हैं और एक रीजनेबल अमाउंट करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें पर मंथ और नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो आप सोच सकते हैं आपके कितने पैसे बन सकते हैं। इट विल बी अराउंड 1 करोड़ 62 लाख रुपीज। और ये सिर्फ मैंने आपको बताया 5,000 रुपीज का। अगर आप इसको इंक्रीमेंटल, जैसे सैलरी आपकी आई उससे आप इम्प्रूव कर सकें, या आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं उससे 5,000 की जगह 10,000 कर दें, तो आप सोचें कितना पैसा बन सकता है। तो अगर आप 25 ईयर्स के लिए कंपाउंड करेंगे ओनली 5,000 रुपीज,
तो वो आता है 1 करोड़ 62 लाख रुपीज। तो इससे अमीर बनना आसान है, पर एक डिसिप्लिन चाहिए। अगर ये इतना सिंपल है तो बहुत लोग ये क्यों नहीं करते? एक्चुअली सिंपल है पर इजी नहीं है। अब आप सोचोगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। होता ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, मान लीजिए 5,000 से, और 10 ईयर्स तक आपने उसको कंटिन्यू किया। अब आपको लगेगा कि मेरा बड़ा अच्छा रिटर्न बन गया, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, तो आप पैसा निकाल लोगे। तो यहाँ पहली गलती हो जाती है, क्योंकि हम उसको कंपाउंड ओवर 25 ईयर्स 30 ईयर्स होने नहीं देते। सेकंड, आपका थोड़ा सा बिल्टअप हो गया कॉर्पस। आप सोचोगे मैं कार ले आऊं, आप सोचोगे मैं कहीं घूम आऊं, कहीं फॉरेन ट्रिप लगा लूं। तो ये रीजन होते हैं कि पैसा नहीं बन पाता लोगों का। है सिंपल, बट इट इज नॉट इजी, क्योंकि आपको हो सकता है कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, आपको कहीं अपने मदर फादर की तबीयत खराब है तो वहां पैसा निकालना पड़े, जो कि जेन्युइन है, वहां करना भी चाहिए। पर अगर आप उसको जितना लॉन्ग टाइम चलाएंगे उतना ही अच्छा रिटर्न बनेगा। जनरली लोग अपने इमोशनल बैलेंस को खो देते हैं, पीयर प्रेशर पे आ जाते हैं कि हमें ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, ये बाइक लेनी है, या कुछ और जिसके भी इंटरेस्ट है। तो इस वजह से पैसा लोगों का नहीं बन पाता। चलिए अब डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं। किसी स्टॉक को डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं? स्टॉक को अप्रोच करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको किस स्टॉक मार्केट को इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, तो पहले आप स्टडी करें, कंपनीज को समझें, कंपनीज को वैल्यू करना समझें, उनकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस को समझें, फिर मार्केट की वोलेटिलिटी को समझें, इरेशनल बिहेवियर ऑफ मार्केट्स को समझें, और फिर उसमें पेशेंस बिल्ड अप करें और करेज बिल्ड करें। फिर उसके बाद आप, मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। क्या आप मेरे को इसमें कोई स्टेप्स बता सकते हैं जिससे मैं शुरू करूं और करता रहूं? तो अगर मैं कहूँगा स्टेप्स, तो इसमें आप सबसे पहले सारे इन्वेस्टर्स जो पुराने हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनको रीड करें। आप बुक्स रीड करें उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की, आप बिजनेसेस रीड करें, मैगजीन्स रीड करें, आप उसके बेसिक फार्मूलाज समझें, और ये समझें कि कैसे बिजनेसेस रन करते हैं, कैसे उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होती हैं, जिससे कि कंपनी विद टाइम इंप्रूव कर रही हो। स्टॉक मार्केट आप अंडरस्टैंड करें, साइकोलॉजी समझें, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रीड करें, और आप जितना पढ़ सकें इन्वेस्टिंग के बारे में उतना पढ़ें। इससे आपको साइकोलॉजी बनेगी, बिजनेस को वैल्यू करना आएगा, और उसके बाद आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हैं? बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। वॉरेन बफे के गुरु जो थे, बेन ग्रैहम, उनकी दो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी डेवलप होती है कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, आपका बिहेवियर सेट होता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे कोटेशंस रोज की होती हैं और कैसे हम उससे अफेक्ट नहीं हो सकते। सेकंड बुक है उनकी सिक्योरिटी एनालिसिस, उसमें आप उसके P&L, बैलेंस शीट, और कैसे कंपनीज को वैल्यू करना है वो सिखाया हुआ है। सर पीटर लिंच की बुक्स हैं, वो बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, 13 ईयर्स तक उन्होंने 29% CAGR रिटर्न दिया था। तो उनकी दो बुक्स हैं, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और लर्न टू अर्न। जॉन टेम्पल्टन है, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। जॉन टेम्पल्टन ने बताया है कि कैसे आप बार्गेन्स ढूंढो इन डिफरेंट कंट्रीज, और अगर बार्गेन में आपके स्टॉक्स नहीं मिलते हैं तो आप अवॉइड करो। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बुक है बाय माइकल पॉटर, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ कंपनीज पता लगता है, और ऐसी कंपनीज आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ब्रूस ग्रीनब्लैट की बुक्स हैं, फाइनेंशियल शिनैनिगन्स है, जिससे आपको पता लगता है कि कंपनी के प्रमोटर्स की कहीं चोर तो नहीं है, कैसे आप उनको डिटेक्ट कर सको। और भी बहुत सारी हैं, जिसका मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा, कहोगे तो, या आपको मैं लिख के दे दूंगा। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? एक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने को कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचें कि वो पोर्शंस ऑफ बिजनेस हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस को देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल की
इन्वेस्टमेंट एक ही बिजनेस में लगी हुई है। बट फॉर एन आर्मेचर 15 से 20 स्टॉक्स आप रख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और विद टाइम जैसे जैसे आप बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने लगे, लर्न करने लगे, उसे आप 8 to 10 स्टॉक्स में कवर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हमें वेल्थ बनानी है। तो वेल्थ अगर हम 50 स्टॉक्स में डालेंगे तो वेल्थ बनने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि असली वेल्थ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो से बनती है, और वो जिसमें आपको कन्विक्शन हो और जिसे आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सके। और आप सोचो कि आपके पास अगर 3 अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा पैसा लगाओगे इंस्टेड ऑफ थर्ड। तो उस हिसाब से विद टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपना पोर्टफोलियो कन्वर्ज कर सकते हैं। और उससे पहले आप 20-25 स्टॉक्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक रखना है? जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉक्स जो है वो बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉक मार्केट इरेशनली बिहेव करती है। तो जैसे ही कोई स्टॉक अपनी वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से नीचे कोट करने लगे और काफी गैप से कोट करने लगे, देन यू कैन बाय इट। तो ऐसे स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। होल्ड कौन से स्टॉक करने चाहिए फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम? जिन कंपनीज की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जो कंपनीज कैश प्रोड्यूस करती हो, और जिनका आपको फ्यूचर भी ब्राइट लगता हो, और वो अपने फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट भी करते हो, ऐसे स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं। मल्टी बैगर की बात है तो मल्टी बैगर बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जिसमें आप बिल्कुल अंडर वैल्यूड स्टॉक लेते हैं कि कोई उसको अज्यूम भी नहीं कर सकता कि ये मल्टी बैगर बन सकता है, वो वाला स्टॉक मल्टी बैगर बनता है, क्योंकि वो इतना पिटा हुआ होता है और सडनली उसमें कुछ स्पार्क आ जाता है, कुछ इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है, जैसे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, या कि कंपनी रिवाइव हो गई, उसको ऑर्डर्स मिल गए, या कंपनी ने कोई टेक्नोलॉजी लाके कहीं इम्प्रूवमेंट कर लिया। तो एक तो वो तरीका होता है मल्टी बैगर बनाने का। सेकंड मल्टी बैगर बनता है एक कंपनी जो फास्ट ग्रोइंग है और हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कर रही है, उसके बाद वो अपनी सेल्स भी पर ईयर वो बढ़ाई जा रही है। तो सेकंड वे होता है कि ऐसी कंपनीज ढूंढना जो साल दर साल अपनी सेल्स बढ़ाई जा रही है, अर्निंग्स बढ़ाई जा रही है, कैश जनरेशन पावर करी जा रही है, और उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है फॉर न्यू बिजनेसेस, या अपने ही बिजनेस को और ज़्यादा करने के लिए वो कैपेक्स करती रहती है। तो ऐसे कंपनीज मल्टीबैगर बन सकती है। क्या ऐसा होता है कि बिजनेस के स्टॉक प्राइस उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते? लॉन्ग टर्म में करते हैं, और शॉर्ट टर्म में ह्यूमन बिहेवियर की वजह से वो या तो ओवर प्राइस होते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी के लिए कोई बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं तो एक्चुअल वैल्यू से वो ऊपर कोट करने लगते हैं। और कई बार कोई पेसिमिज्म होता है, जैसे रिसेशन है मार्केट में या कोई वॉर है, तो वो अपनी ट्रू वैल्यू से नीचे कोट करने लगता है स्टॉक प्राइस। वो स्टॉक प्राइस कोट इसलिए करता है क्योंकि उसमें ह्यूमन इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इंसान एक इरेशनल बीइंग है और हम सब हैं। उस वजह से हम भी डरते हैं कि अगर मार्केट क्रैश हो गई तो क्या होगा। और जब हम ऑप्टिमिज्म में आते हैं तो हम खुश होते जाते हैं, तो स्टॉक प्राइस ऊपर के ऊपर बढ़ने लगते हैं। तो ये मेन रीजन है कि कि स्टॉक प्राइस जो है वो हर टाइम ट्रू बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर इन द लॉन्ग रन वो जरूर करता है। और इसी पे बेस्ड है आपकी इन्वेस्टिंग। अगर आप इस पे बेस करके इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपने म्यूचुअल फंड से अमीर होने का तरीका बताया, क्या वैसे ही आप स्टॉक से भी, डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन से भी अमीर होने का तरीका बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट स्टॉक से तो अमीर ही बना जाता है अगर अच्छे से किया जाए। तो क्योंकि स्टॉक्स हैं जो 100 200 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो अगर आप ढंग से स्टॉक को सिलेक्ट करें, उसकी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू से आप उसको डिस्काउंट पे बाई करें। डिस्काउंट के अलग अलग तरीके हैं, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू कैश फ्लोज, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आप इन सब को करके उस कंपनी को डिस्काउंट पे खरीदेंगे और कंपनी विद टाइम ग्रो होती जाएगी, तो आपका पैसा बहुत अच्छा सा बन सकता है। आप इस प्रोसेस को रिपीटेडली फॉलो करें इन मार्केट। जैसे आप एसआईपी करते हैं, वैसे आप इस प्रोसेस को रिपीटेडली फॉलो करें, डिसिप्लिन रखें, इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें, और
इन्वेस्ट करते रहें और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है अमीर बनने से। इन्वेस्टिंग में 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। फर्स्ट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया, कितनी लॉन्ग टर्म के लिए किया और क्या रेट ऑफ रिटर्न निकाला। अगर आप सोचें कि मैं 5 लाख लगाऊं और 15% से कंपाउंड करूं और 10 साल के लिए करूं, और आप ये सोचें कि मैं 15 लाख लगाऊं, 15% से कंपाउंड करूं पर 25 साल के लिए करूं, तो ऑब्वियसली 25 साल वाले का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मेन ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन के साथ साथ लॉन्जेविटी भी चाहिए। जितना आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, कैपिटल को ना निकाल के, कहीं खर्च ना करके, तो आप इससे अमीर बन सकते हैं। एक स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है और पूरा पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे सकता है? स्टॉक तो जैसे मैंने बताया 100, 200, 300 टाइम्स भी हो जाते हैं, पर पूरा पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि सारे स्टॉक्स आपके 100 नहीं होंगे, कई स्टॉक्स माइनस में भी होंगे, एंड इन अ लॉन्ग कैरियर आपका कोई ना कोई स्टॉक जीरो भी होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे से इन्वेस्ट करें। वॉरेन बफेट तक के स्टॉक्स गलत हुए हैं। मोनीश पबराई का स्टॉक मुझे याद है, उन्होंने P1 पे खरीदा था, वो भी जीरो हो गया क्योंकि वो बिजनेस को उन्होंने ढंग से एनालाइज नहीं किया और उसके रिस्क फैक्टर को वो नहीं समझ पाए। तो स्टॉक्स का रिटर्न तो 100-200% हो सकता है, पर ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर आपको 21-20-18% रिटर्न दे तो वो बहुत अच्छा होता है। अब मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अगर आप 1 करोड़ रुपीज फॉर 28.5 ईयर्स कंपाउंड करते हैं 21.3%, तो वो 233.9 करोड़ रुपीज होते हैं। तो आप समझे कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। आपकी एज में तो हमें नहीं पता था, आपको पता लग रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं है। और आपका कंपाउंडिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है अगर आप उस पर एफर्ट करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म, टुडे यू आर 18, अगर हम 25 ईयर्स और जोड़ दें एट 43, यू कैन बी अ करोड़पति विदाउट डाउट। क्या आप हम सबको ये बता सकते हैं कि हम एक ऐसा स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें जिससे हम अमीर बन जाएं? मतलब वो मल्टी बैगर वाला ही बात हो गई कि कैसे मल्टी बैगर ढूंढने। तो आप सोचें ऐसे, जैसे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहाँ पर आपको सस्ते दाम की प्रॉपर्टी मिल रही है। ये तो एक तरीका हो सकता है। आप अपने शहर के थोड़ा दूर जाएंगे जहाँ पर प्राइस दिन नहीं है चीज़, और आप वहाँ उसको ले लेंगे और आप एज्यूम करेंगे कि विद टाइम हमारे सिटी का डेवलपमेंट होगा, सिटी बाहर मूव ऑन करेगी और वहाँ का प्राइस शूट अप हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। तो ये तरीका मैंने जैसे पहले बताया था कि डिस्काउंट वाली कंपनीज को लेके डीप डिस्काउंट, जो एवरी टाइम मार्केट में नहीं होती, बुल मार्केट में नहीं मिलती, बियर मार्केट में ऐसा मिलता है, और उसे फॉर लॉन्ग टाइम आप होल्ड करें। तो ये हो गया एक तरीका मल्टी बैगर बनाने का। सेकंड मल्टी बैगर बनाने का तरीका ये है कि आप बहुत अच्छी कंपनी में जो बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रही है और उसका रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो ये दो तरीके हैं मल्टी बैगर बनाने के लिए। पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है कि बहुत अच्छी कंपनी जो है आपको एक सस्ते दामों में मिल जाए। वो वाली चांस जरूर है कि आप वो जो दूर वाली प्रॉपर्टी वाला स्टॉक है वो ले सकते हो, क्योंकि वो कई बार मार्केट्स में अवेलेबल होती है, पर बुल मार्केट में तो वो भी अवेलेबल नहीं होती जो आजकल के सिनेरियो है। तो ये दो तरीके हैं कि आप मल्टी बैगर बना सकते हो। तो इस कॉन्वर्सेशन से मैं 4 चीज़ें समझा। मार्केट प्लेस में गैम्बल नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मुझे अमीर नहीं बनाएगा, म्यूचुअल फंड मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करना चाहिए, हमें बिजनेसेस को ख़रीदना चाहिए, शेयर्स को नहीं जो हर दिन ऊपर नीचे जाते रहते हैं। वेरी ट्रू। मेरे ख्याल से वरदान आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप और भी कुछ समझना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम। और मैं इसी बहाने आप लोगों से भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने भी कुछ पॉइंट्स रख सकता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चंस हैं, और वरदान अगर आपके पास और क्वेश्चंस हों बाद में जब आप डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन करें, तो यू कैन अप्रोच मी। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है मेरे पास उसके बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट और क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।